बयान 12। वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह नौगढ़ के किले के बाहर निकल बहुत से आदमियों को साथ लिए चंद्रप्रभा नदी के किनारे बैठ शोभा देख रहे थे। एक तरफ से चंद्रप्रभा, दूसरी तरफ से कर्मनाशा नदी बहती हुई आई है और किले के नीचे दोनों का संगम हो गया है। जहां कुमार और तेज सिंह बैठे हैं, नदी बहुत चौड़ी है और उस पर साखों का बड़ा भारी जंगल है, जिसमें हजारों मोर तथा लंगूर अपनी अपनी बोलियों और किलकारियों से जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुंवर वीरेंद्र सिंह उदास बैठे हैं। चंद्रकांता के विरह में मोरों की आवाज तीर सी लगती है, लंगूरों की किलकारी वज्र सी मालूम होती है, शाम की धीमी धीमी ठंडी हवा लू का काम करती है। चुपचाप बैठे नदी की तरफ देख ऊंची सांस ले रहे हैं। इतने में एक साधु रामरज से रंगी हुई कफनी पहने, रामनंदी तिलक लगाए, हाथ में खंजरी लिए कुछ दूर नदी के किनारे बैठा ये गाता हुआ दिखाई पड़ा। गए चुनारगढ़ क्रूर बहुरंगी लाए चारचितारी, संग में उनके पंडित देवता जो हैं सगुन विचारी। इनसे रहना बहुत सबल के रमल चले अतिकारी। क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे, काम करो कोई भारी। यह आवाज कान में पड़ते ही तेज सिंह ने गौर से उस तरफ देखा। वह साधु भी इन्हीं की तरफ मुंह करके गा रहा था। तेज सिंह को अपनी तरफ देखते दांत निकालकर दिखला दिए और उठ के चलता बना। वीरेंद्र सिंह अपनी चंद्रकांता के ध्यान में डूबे हैं, उनको इन सब बातों की कोई खबर नहीं। वे नहीं जानते कि कौन गा रहा है या किधर से आवाज आ रही है। एकटक नदी की तरफ देख रहे हैं। तेज सिंह ने बाजू पकड़कर हिलाया। कुमार चौंक पड़े। तेज सिंह ने धीरे से पूछा, कुछ सुना? कुमार ने कहा, क्या? नहीं तो कहो। तेज सिंह ने कहा, उठिए अपनी जगह पर चलिए, जो कुछ कहना है वहीं एकांत में कहेंगे। वीरेंद्र सिंह संभल गए और उठ खड़े हुए। दोनों आदमी धीरे धीरे किले में आए और अपने कमरे में जाकर बैठे। अब एकांत है, सिवाय इन दोनों के इस समय इस कमरे में कोई नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से पूछा, कहो क्या कहने को थे? तेज सिंह ने कहा, सुनिए, ये तो आपको मालूम हो ही चुका है कि क्रूर सिंह महाराज शिवदत्त से मदद लेने चुनारगढ़ गया है। अब उसके वहां जाने का क्या नतीजा निकला वह भी सुनिए। वहां से शिवदत्त ने 4 अय्यार और एक ज्योतिषी को उनके साथ कर दिया है। वह ज्योतिषी बहुत अच्छा रमल फेंकता है। नाजिम पहले से उसके साथ है। अब इन लोगों की मंडली भारी हो गई। ये लोग कम फसाद नहीं करेंगे, इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ कि आप संभल कर रहिए। मैं अब काम की फिक्र में जाता हूँ। मुझे यकीन है कि उन अय्यारों में से कोई न कोई जरूर इस तरफ भी आएगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आप होशियार रहिएगा और किसी के साथ कहीं न जाएगा, न किसी का दिया कुछ खाएगा, बल्कि इत्र फूल वगैरह भी कुछ कोई दे तो न सूंघिएगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि मेरी सूरत बना के भी वे लोग आएं तो ताजुब नहीं। इस तरह आप मुझको पहचान लीजिएगा। देखिए मेरी आंख के अंदर नीचे की तरफ यह एक तिल है जिसको कोई नहीं जानता। आज से लेकर दिन में चाहे जितनी बार जब भी मैं आपके पास आया करूंगा, इस तिल को छिपे तौर से दिखलाकर अपना परिचय आपको दिया करूंगा। अगर यह काम मैं न करूं तो समझ लीजिएगा कि धोखा है। और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने समझाई, जिनको खूब गौर के साथ कुमार ने सुना और तब पूछा, तुमको कैसे मालूम हुआ कि चुनारगढ़ से इतनी मदद इसको मिली है? तेज सिंह ने कहा, किसी तरह मुझको मालूम हो गया, उसका हाल भी कभी आप पर जाहिर हो जाएगा। अब मैं रुखसत होता हूँ। राजा साहब या मेरे पिता मुझे पूछे तो जो मुनासिब हो सो कह दीजिएगा। पहर रात रहे तेज सिंह अयारी के सामान से लैस होकर वहां से रवाना हो गए। चपला बालादवी के लिए मर्दाने भेष में शहर से बाहर निकली। आधी रात बीत गई थी। साफ छिटकी हुई चांदनी देख एकाएक जी में आया कि नौगढ़ चलूं और तेज सिंह से मुलाकात करूं। इसी ख्याल से कदम बढ़ाए नौगढ़ की तरफ चली। उधर तेज सिंह अपनी असली सूरत में अयारी के सामान से सजे हुए विजयगढ़ की तरफ चले आ रहे थे। इत्तेफाक से दोनों की रास्ते ही में मुलाकात हो गई। चपला ने पहचान लिया और नजदीक जाकर अपनी असली बोली में पूछा, कहिए आप कहाँ जा रहे हैं? तेज सिंह ने बोली से चपला को पहचाना और कहा, वाह वाह, क्या मौके पर मिल गईं। नहीं तो मुझे बड़ी मेहनत तुमसे मिलने के लिए करनी पड़ती, क्योंकि बहुत सी जरूरी बातें कहनी थीं। आओ इस जगह बैठो। एक साफ पत्थर की चट्टान पर दोनों बैठ गए। चपला ने कहा, कहो वाह, कौन सी बातें हैं? तेज सिंह ने कहा, सुनो, ये तो तुम जानती ही हो कि क्रूर चुनारगढ़ गया है। अब वहां का हाल सुनो।
4 अय्यार और एक पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को महाराज शिवदत्त ने मदद के लिए उसके संग कर दिया है और वे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। उनकी मंडली अब भारी हो गई और इधर हम तुम दो ही हैं, इसलिए अब हम दोनों को बड़ी होशियारी करनी पड़ेगी। वे अय्यार लोग महाराज जय सिंह को भी पकड़ ले जाएं तो ताजुब नहीं। चंद्रकांता के वास्ते तो आए ही हैं, इन्हीं सब बातों से तुम्हें होशियार करने में चला था। चपला ने पूछा, फिर अब क्या करना चाहिए? तेज सिंह ने कहा, एक काम करो, मैं हरदयाल सिंह नए दीवान को पकड़ता हूँ और उसकी सूरत बनाकर दीवान का काम करूँगा। ऐसा करने से फौज और सब नौकर हमारे हुक्म में रहेंगे और मैं बहुत कुछ कर सकूँगा। तुम भी महल में होशियारी के साथ रहा करना और जहाँ तक हो सके एक बार मुझसे मिला करन। मैं दीवान तो बना रहूँगा, मिलना कुछ मुश्किल न होगा, बराबर असली सूरत में मेरे घर अर्थात हरदयाल सिंह के यहाँ मिला करना। मैं उसके घर में भी उसी की तरह रहा करूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने चपला को समझाईं। थोड़ी देर तक चहल रही, इसके बाद चपला अपने महल की तरफ रुखसत हुई। तेज सिंह ने बाकी रात उसी जंगल में काटी और सुबह होते ही अपनी सूरत एक गंदी की बना कई शीशी इत्र को कमर और 2 एक हाथ में ले विजयगढ़ की गलियों में घूमने लगे। दिन भर इधर उधर फिरते रहे। शाम के वक्त मौका देख हरदयाल सिंह के मकान पर पहुंचे। देखा दीवान साहब लेटे हुए हैं और 2-4 दोस्त सामने बैठे गप्पे उड़ा रहे हैं। बाहर भीतर खूब सन्नाटा है। तेज सिंह इत्र की शीशियां लिए सामने पहुंचे और सलाम कर बैठ गए। तब कहा, लखनऊ का रहने वाला गंधी हूँ। आपका नाम सुनकर आप ही के लायक अच्छे अच्छे इत्र लाया हूँ। ये कह शीशी खोल फाहा बनाने लगे। हरदयाल सिंह बहुत रहमदिल आदमी थे। इत्र सूंघने लगे और फाहा सूंघ सूंघ अपने दोस्तों को भी देने लगे। थोड़ी देर में हरदयाल सिंह और उसके सब दोस्त बेहोश होकर जमीन पर लेट गए। तेज सिंह ने सभी को उसी तरह छोड़ हरदयाल सिंह की गठरी बांध पीठ पर लादी और मुंह पर कपड़ा और नौगढ़ का रास्ता लिया। राह में अगर कोई मिला भी तो धोबी समझकर न बोला। शहर के बाहर निकल गए और बहुत तेजी के साथ चलकर उस खो में पहुंचे जहां अहमद को कैद किया था। किवाड़ खोलकर अंदर गए और दीवान साहब को उसी तरह बेहोश वहां रख मोहर की उनकी अंगूठी उंगली से निकाली, कपड़े भी उतार लिए और बाहर चले आए। बेड़ी डालने और होश में लाने की कोई जरूरत न समझी। तुरंत लौट विजयगढ़ आकर हरदयाल सिंह की सूरत बनाकर उसके घर पहुंचे। इधर दीवान साहब के भोजन करने का वक्त आ पहुंचा। लौड़ी बुलाने आई, देखा कि दीवान साहब तो है नहीं, उनके 4-5 दोस्त गाफिल पड़े हैं। उसे बड़ा ताजुब हुआ और एकाएक चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुन नौकर और प्यादे आ पहुंचे तथा ये तमाशा देख हैरान हो गए। दीवान साहब को इधर उधर ढूंढा मगर कहीं पता न लगा। बयान 13। 3 पहर रात गुजर गई। उनके सब दोस्त जो बेहोश पड़े थे वह भी होश में आए, मगर अपनी हालत देख देख हैरान थे। लोगों ने पूछा, आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दीवान साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा, एक गंदी इत्र बेचने आया था, जिसका इत्र सूंघते सूंघते हम लोग बेहोश हो गए, अपनी खबर न रही। क्या जाने दीवान साहब कहाँ हैं? इसी से कहते हैं कि अमीरों की दोस्ती में हमेशा जान की जोखिम रहती है। अब कान उमेटते हैं कि कभी अमीरों का संग न करेंगे। ऐसी ऐसी ताजुब भरी बातें हो रही थीं और सवेरा होने ही वाला ही था कि सामने से दीवान हरदयाल सिंह आते दिखाई पड़े, जो दरअसल श्री तेज सिंह बहादुर थे। दीवान साहब को आते देख सभी ने घेर लिया और पूछने लगे कि आप कहाँ गए थे? दोस्तों ने पूछा, वह नालायक गंधी कहाँ गया और हम लोग बेहोश कैसे हो गए? दीवान साहब ने कहा, वह चोर था, मैंने पहचान लिया। अच्छी तरह से उसका इत्र नहीं सूंघा, अगर सूंघता तो तुम्हारी तरह मैं भी बेहोश हो जाता। मैंने उसको पहचान कर पकड़ने का इरादा किया तो वह भागा। मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया, लेकिन वह निकल ही गया, अफसोस। इतने में लौड़ी ने अर्ज, कुछ भोजन कर लीजिए, सबके सब घर में भूखे बैठे हैं। इस वक्त तक सभी को रोते ही गुजरा। दीवान साहब ने कहा, अब तो सवेरा हो गया, भोजन क्या करूं? मैं थक भी गया हूँ, सोने को जी चाहता है। ये कहकर पलंग पर जा लेटे, उनके दोस्त भी अपने घर चले गए। सवेरे तय वक्त पर दरबारी पोशाक पहन गुप्त रीति से अयार का बटुआ कमर में बांध दरबार की तरफ चले। दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर दोपटी लोगों में हाथ उठने लगे।
वह भी जरा जरा सिर हिला सभी के सलामों का जवाब देते हुए कचहरी में पहुंचे। महाराज अब नहीं आए थे। तेज सिंह हरदयाल सिंह की खसलत से वाकिफ थे। उन्हीं के मामूल के मुताबिक वह भी दरबार में दीवान की जगह बैठ काम करने लगे। थोड़ी देर में महाराज भी आ गए। दरबार में मौका पाकर हरदयाल सिंह धीरे धीरे अर्ज करने लगे, महाराजाधिराज, ताबेदार को पक्की खबर मिली है कि चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त सिंह ने क्रूर सिंह की मदद की है और 5 अयार साथ करके सरकार से बेअदबी भी करने के लिए इधर रवाना किया है, बल्कि यह भी कहा है कि पीछे हम भी लश्कर लेकर आएंगे। इस वक्त बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि सरकार में आजकल कोई अयार नहीं। नाजिम और अहमद थे, सो वे भी क्रूर के साथ हैं, बल्कि सरकार के यहाँ वाले मुसलमान भी उसी तरफ मिले हुए हैं। आजकल वे अयार जरूर सूरत बदलकर शहर में घूमते और बदमाशी की फिक्र करते होंगे। महाराज जय सिंह ने कहा, ठीक है, मुसलमानों का रंग हम भी बेब देखते हैं। फिर तुमने क्या बंदोबस्त किया? धीरे धीरे महाराज और दीवान की बातें हो रही थीं कि इतने में दीवान साहब की निगाह एक चौबेदार पर पड़ी, जो दरबार में खड़ा छिपी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। वे गौर से उसकी तरफ देखने लगे। दीवान साहब को गौर से देखते हुए वह चौबेदार चौकन्ना हो गया और कुछ संभल गया। बात छोड़ कड़क के दीवान साहब ने कहा, पकड़ो उस चौबेदार को। हुक्म पाते ही लोग उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वह सिर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि किसी के हाथ न लगा। तेज सिंह चाहते तो उस अयार को जो चौबेदार बन के आया था पकड़ लेते, मगर इनको तो सब काम बल्कि उठना बैठना भी उसी तरह से करना था जैसा हरदयाल सिंह करते थे, इसलिए वह अपनी जगह से न उठे। वह अयार भाग गया जो चौबेदार बना हुआ था। जो लोग पकड़ने गए थे वापस आ गए। दीवान साहब ने कहा, महाराज देखिए, जो मैंने अर्ज किया था और जिस बात का मुझको डर था वह ठीक निकली। महाराज को ये तमाशा देखकर खौफ हुआ। जल्दी दरबार बर्खास्त कर दीवान को साथ ले तखलिए में चले गए। जब बैठे तो हरदयाल सिंह से पूछा, क्यों जी, अब क्या करना चाहिए? उस दुष्ट क्रूर ने तो एक बड़े भाई को हमारा दुश्मन बनाकर उभारा है। महाराज शिवदत्त की बराबरी हम किसी तरह भी नहीं कर सकते। दीवान साहब ने कहा, महाराज, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे सरकार में इस समय कोई अयार नहीं। नाजिम और अहमद थे, सो क्रूर ही की तरफ जा मिले। अयारों का जवाब बिना अयार के कोई नहीं दे सकता। वे लोग बड़े चालाक और फसादी होते हैं। 1500 की जान ले लेना उन लोगों के आगे कोई बात नहीं है। इसलिए जरूर कोई ईमानदार अयार मुकर्रर करना चाहिए, पर यह भी एकाएक नहीं हो सकता। सुना है राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान का लड़का तेज सिंह बड़ा भारी अयार निकला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर महाराज चाहेंगे और तेज सिंह को मदद के लिए मांगेंगे तो राजा सुरेंद्र सिंह को देने में कोई हर्ज न होगा, क्योंकि वे महाराज को दिल से चाहते हैं। क्या हुआ अगर महाराज ने वीरेंद्र सिंह का आना जाना बंद कर दिया? अब भी राजा सुरेंद्र सिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसा पहले था। हरदयाल सिंह की बात सुन के थोड़ी देर महाराज गौर करते रहे, फिर बोले, तुम्हारा कहना ठीक है। सुरेंद्र सिंह और उनका लड़का वीरेंद्र सिंह दोनों बड़े लायक है। इसमें कुछ शक नहीं कि वीरेंद्र सिंह वीर है और राजनीति भी अच्छी तरह जानता है। 1000 सेना लेकर 10,000 से लड़ने वाला है और तेज सिंह की चालाकी में भी कोई फर्क नहीं, जैसा तुम कहते हो वैसा ही है। मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी ही बेमुरवती हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उसने मदद मांगते शर्म मालूम होती है। इसके अलावा क्या जाने उनको मेरी तरफ से रंज हो गया हो। हाँ, तुम जाओ और उनसे मिलो। अगर मेरी तरफ से कुछ मलाल उनके दिल में हो तो उसे मिटा दो और तेज सिंह को लाओ तो काम चले। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मैं खुद ही जाऊंगा और इस काम को करूंगा। महाराज ने अपनी मोहर लगाकर एक मुख्तसर चिट्ठी अपने हाथ से लिखी और अंगूठी की मोहर लगाकर उनके हवाले किया। हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने घर आए और अंदर जनाने में न जाकर बाहर ही रहे, खाने को वहां ही मंगवाया। खा पी कर बैठे और सोचने लगे कि चपला से मिलके सब हाल कह लें तो जाएं। थोड़ा दिन बाकी था जब चपला आई। एकांत में ले जाकर हरदयाल सिंह ने सब हाल कहा और वह चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज ने लिख दी थी। चपला बहुत ही खुश हुई और बोली, हरदयाल सिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वह बहुत ही लायक है। अब तुम जाओ, इस काम को जल्दी करो।
चपला तेज सिंह की चालाकी की तारीफ करने लगी। अब वीरेंद्र सिंह से मुलाकात होगी, यह उम्मीद दिल में हुई। नकली हरदयाल सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अपनी सूरत असली बना ली।